इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस सब्सक्राइब बटन पे ऐसे क्लिक कर दीजिए और ये बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। इससे आपको मेरे वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिल जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर के ऊपर है। जो इस चैनल के पुराने सब्सक्राइबर हैं और जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो देखी है उनको ये पता है कि अभी इस चैनल पे मैं जो है अभी स्टॉक मार्केट की बेसिक सीरीज लेकर आया हूं, जो कि बिगिनर्स जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं या वो लोग जो स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाह रहे हैं उनके लिए पूरी सीरीज है। इस सीरीज की पहली 2 वीडियो मैं ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूं, जिसमें पहली वीडियो कैपिटल मार्केट के ऊपर थी और दूसरी वीडियो शेयर मार्केट क्या होता है उसके ऊपर थी। अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दिए हुए हैं, आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। ये स्टॉक मार्केट सीरीज की तीसरी वीडियो है, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर्स के बारे में। इनिशियल पब्लिक ऑफर के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में है। तो आप एक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं और एक इंफोटेनमेंट वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो जैसा कि मैं अपनी हर एक वीडियो के साथ हम लोग देखते हैं, तो हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और समझते हैं कि इस वीडियो में जो है हम लोग इस वीडियो के अंत तक जब पहुंचेंगे तो हम क्या सीख चुके होंगे। तो सबसे पहले लर्निंग समझ लेते हैं इस वीडियो की। तो इस वीडियो में आज हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज आईपीओ एंड व्हाट इज आईपीओ मार्केट। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ कैन वी इन्वेस्ट इन आईपीओ मार्केट, आईपीओ मार्केट में निवेश कैसे किया जा सकता है। हम कॉन्सेप्ट ऑफ फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू और प्रीमियम और डिस्काउंट, जो शेयर आईपीओ में जब हम इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो ये 4 तरह के शब्द सुनने को मिलते हैं, ये क्या है। हम ये भी सीखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइजेज इन आईपीओ। आईपीओ में जो विभिन्न तरह के जो है प्राइजेस आते हैं वो क्या चीज़ कहलाती है, वो क्या चीज़ होती है। हम ये भी समझेंगे कि इशुआंस, क्लोजर, अलॉटमेंट और अदर इंपॉर्टेंट डेट, अगर आप एक आईपीओ में निवेश करने जाते हैं तो कौन कौन सी डेट्स हैं हम ये भी अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो हम ये भी सीखने की कोशिश करेंगे बोनस पॉइंट ऑफ डिस्कशन में कि पॉइंट टू रिमेंबर बिफोर इन्वेस्टिंग इन आईपीओस। आईपीओस में अगर आप निवेश करने जा रहे हैं तो आपको कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि व्हाट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ क्या होता है। दोस्तों अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कैपिटल मार्केट के 2 हिस्से होते हैं, डेट मार्केट होता है और एक होता है आपका इक्विटी मार्केट। और इक्विटी मार्केट के अंदर शेयर मार्केट आता है या स्टॉक मार्केट आता है। स्टॉक मार्केट भी 2 भागों में डिवाइड होता है, जिसमें उसका पहला मार्केट जो है उसको प्राइमरी मार्केट कहा जाता है और जो दूसरा मार्केट है उसे कहा जाता है सेकेंडरी मार्केट। अब ये प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको बता देता हूं। हम एक ऑटोमोबाइल कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं, लेटेस्ट एक मारुति का एग्जांपल ले लेते हैं। मारुति जो है जब पहली बार कार मैन्युफैक्चर करके जो है मार्केट में लेकर आती है तो अपने डीलर्स के पास लेकर आती है और डीलर्स के पास जाकर फर्स्ट टाइम बायर उसे परचेज करता है। तो वो जो डीलर के पास लेकर आता है वो प्राइमरी मार्केट होता है। जब बायर उसको परचेज कर लेता है और उसके बाद उस गाड़ी को जब दोबारा वो बेचना चाहता है तो फिर वो जो डील होती है वो एक जो उस कार का ऑनर है उसके पास और फिर एक दूसरा व्यक्ति जो सेकेंड हैंड कार खरीदना चाहता है उनके बीच में डील होती है। तो अब ये जो डील हो रही है सेकेंडरी मार्केट में, तो जो पहला जो डील हुआ वो प्राइमरी मार्केट यानी डीलर के पास फर्स्ट टाइम बाइंग हुई और उसके बाद जो सेकंड टाइम जितनी भी डीलिंग होगी वो सेकेंडरी मार्केट होगी। कुछ इसी तरीके से स्टॉक मार्केट भी होता है। स्टॉक मार्केट को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, पहला प्राइमरी मार्केट, दूसरा सेकेंडरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट के क्या फीचर्स होते हैं। पहला ये कि शेयर्स इश्यूड फर्स्ट टाइम टू परचेज, पहली बार जब कंपनी शेयर मार्केट में शेयर लेकर आती है वो प्राइमरी मार्केट में लेकर आती है। और आईपीओ मार्केट जो होता है वो स्टॉक मार्केट का प्राइमरी मार्केट कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि इसमें पहली बार जो शेयर जो है परचेज करने के लिए इशू होता है। इसमें केवल शेयर का परचेज पॉसिबल है, सेल पॉसिबल नहीं है, बिकॉज कंपनी यहाँ पे शेयर्स लेकर आई है पहली बार। जब कोई इसे परचेज कर लेगा तब उसे दोबारा बेच पाएगा। तीसरा चीज, इसमें डायरेक्टली कंपनी के द्वारा शेयर इशू किया जाता है, यानी शेयर पूरे कंपनी के पास होते हैं। वो पहली बार आईपीओ लेकर आती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आती है और उसको इशू करती है पब्लिक के बीच में। इसमें जो ट्रेड होता है वो कंपनी और ट्रेडर्स के बीच में होता है। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, जब एक बार कंपनी शेयर लेकर आईपीओ मार्केट में आ जाती है यानी स्टॉक मार्केट के प्राइमरी मार्केट में आ जाती है और उसके बाद जो है पब्लिक उससे खरीद लेती है और उसके बाद जिस इन्वेस्टर ने उस शेयर को खरीदा है उसको लगता है कि अब इसका प्राइस जितना है उतना बढ़ चुका है या किसी भी कारण से उसे बेचना चाहता है और वो इन्वेस्टर्स जिनको आईपीओ में शेयर्स नहीं मिले हैं वो उस शेयर को खरीदना चाहते हैं, ठीक है, या जिनको मिल गया और ज्यादा उस कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हो। तो अब वो जो ट्रेड होगा 2 इन्वेस्टर्स के बीच में होगा और वो सेकेंडरी मार्केट में होगा। पोस्ट आईपीओ इशुआंस, इसमें सेल और परचेज दोनों होता है। सेकेंडरी मार्केट में जो है इन्वेस्टर जो होता है, सेकेंडरी इन्वेस्टर कैन परचेज एंड शेयर, यानी वो व्यक्ति जिनको आईपीओ में नहीं मिला है, क्या कहते हैं, शेयर का अलॉटमेंट, वो जो है सेकेंडरी मार्केट से उस शेयर को परचेज कर सकते हैं जिनको मिला है अगर वो बेचना चाहें।
इसमें जो ट्रेड होता है वो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर के बीच में होता है, बिकॉज कंपनी तो पहली बार आईपीओ मार्केट में लाके शेयर बेच देती है, उससे फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर उसको परचेज कर लेता है। अब वो जो सेल करेगा तो जो दूसरा इन्वेस्टर है जो खरीदना चाहता है और जो सेल करना चाहता है, तो ये इन्वेस्टर और ट्रेडर के बीच का ट्रांजेक्शन होता है हमेशा। तो ये ओवरऑल स्टॉक मार्केट होता है। अब स्टॉक मार्केट प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट, जिसमें प्राइमरी मार्केट अपना आईपीओ मार्केट होता है। अब ये समझ लेते हैं कि हाउ कैन वी इन्वेस्ट इन आईपीओ मार्केट, आईपीओ मार्केट में हम इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों जब हम आईपीओ मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाएंगे तो उसमें बेसिकली 4 स्टेक होल्डर्स होते हैं जो कि डायरेक्ट इन्वेस्टर्स को, या जो व्यक्ति आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, हम और आप, हमको आपको जानने की जरूरत है। ये 4 स्टेक होल्डर्स कौन से होते हैं? पहला कंपनी, वो कंपनी जो स्टॉक अपना इश्यू कर रही है पब्लिक के बीच में पहली बार। दूसरा स्टॉक मार्केट, तो इंडिया में 2 नेशनलाइज बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तीसरा वो पब्लिक, आप और हम, जो आईपीओ में पैसा डालना चाहते हैं। और चौथा जो होता है वो होता है स्टॉक ब्रोकर, जो कि हमारे बिहाफ में स्टॉक मार्केट में उस आईपीओ की एप्लीकेशन को लगाता है या आईपीओ के थ्रू शेयर्स परचेज कराने में हमारी मदद करता है। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं आईपीओ के इशुआंस में, इन्वेस्टमेंट बैंकर और बहुत सारे होते हैं, बट बेसिकली ये 4 स्टेक होल्डर हैं जो कि डायरेक्टली इन्वेस्टर से जुड़े होते हैं, यानी हमको और आपको जो जानना चाहिए अगर हम आईपीओ में निवेश करने जा रहे हैं। अब ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये 4 स्टेक होल्डर्स के बीच में कैसे ट्रांजेक्शन होता है उसको एक बार समझ लेते हैं। तो कोई भी कंपनी जो अपने स्टॉक को पहली बार आईपीओ के थ्रू मार्केट में लाना चाहती है तो वो क्या करती है, सबसे पहले उसको स्टॉक मार्केट में उसकी लिस्टिंग करती है। अभी लिस्टिंग क्या कहलाया? लिस्टिंग ऐसा कहलाया कि मान लीजिए कोई भी एफएमसीजी कंपनी है, लेट से हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, वो अपना कोई डिटर्जेंट पाउडर मार्केट में लेकर आ रही है, तो सबसे पहले वो पाउडर को दुकान में अवेलेबल कराएगी, दुकान में रखवाएगी। तो ये दुकान एक तरीके से स्टॉक मार्केट हो गई जहां पर कंपनी पहली बार उस शेयर को अपने ले जाके रखेगी, जहां से जनता उसे खरीद सके। दूसरा, अब हिंदुस्तान लीवर क्या करेगी, उस पब्लिक के बीच में उसका एडवर्टाइजमेंट कराएगी ताकि लोग जान सके कि ऐसा कोई प्रोडक्ट जो है कंपनी के द्वारा लाया गया है और हमारे लिए बेनिफिशियल है और वो जाके दुकान से खरीद सकते हैं। तो कंपनी पहले जो है स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स को लिस्ट करेगी, आईपीओ को लिस्टिंग करेगी और फिर उसका एडवर्टाइजमेंट करेगी पब्लिक के बीच में। जब पब्लिक के बीच में इसका का एडवर्टीजमेंट होगा तो कंपनी बताएगी कि भाई हमारी कंपनी ये काम करती है, हमने पिछले कुछ सालों में ये प्रॉफिट कमाया हुआ है, हमारा जो आईपीओ के थ्रू हम पैसा इकट्ठा करेंगे उसमें हमारा एक्सपांसन के प्लान क्या है, हम उस पैसे को किस तरीके से यूज करके बिजनेस और प्रॉफिट को बढ़ाएंगे। और जब पब्लिक को लगता है कि भाई हाँ इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कंपनी प्रॉमिसिंग लग रही है, इसमें पैसा लगाने से हमारा पैसा बढ़ सकता है, तब पब्लिक उसको खरीदने के लिए आती है। जब पब्लिक उसको परचेज करना चाहती है तो अब यहाँ पर एक चीज होती है कि डायरेक्ट पब्लिक जो है स्टॉक मार्केट में जाके जो कोई भी शेयर खरीद नहीं सकती, उसके लिए एक एजेंट की जरूरत होती है और वो एजेंट यहाँ पर स्टॉक ब्रोकर का काम करती है। ठीक उसी तरीके से है कि कोई भी व्यक्ति, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमको पता है बैंकों का बैंक है, लेकिन हम डायरेक्ट आरबीआई में अपना खाता नहीं खोल सकते, हमको पहले बैंकों के पास जाना पड़ेगा और ये बैंक जो है आरबीआई के मेंबर होते हैं और उन बैंकों के जो आरबीआई और पब्लिक के बीच में एक क्या कहते हैं, बीच में मीडिएटरी का काम करते हैं। तो उन बैंकों में जाकर हम जो है बैंकिंग की सारी सर्विसेज लेते हैं। वैसे ही स्टॉक मार्केट के कंडीशन में होता है, पब्लिक स्टॉक ब्रोकर के पास जाती है। स्टॉक ब्रोकर क्या करते हैं, स्टॉक ब्रोकर जो है पब्लिक के बिहाफ में उनके नाम पर डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं और इस डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू वो जो है, जो आप और हम जो इन्वेस्टर हैं, हम जितनी भी आईपीओ के लिए एप्लीकेशन लगाना चाहें, जितने भी शेयर हमको चाहिए होते हैं, उनके लिए हम इस डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू अपने ब्रोकर के द्वारा जो है हम इसमें एप्लीकेशन लगा देते हैं और हमको आईपीओ को जो इन्वेस्टमेंट का जो है क्या कहते हैं, जो हम करना चाह रहे हैं उसके लिए जो भी पैसा हमें लगाना है हम इन्वेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली है कि भाई ये डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ये बीच में पिक्चर में कहाँ से आया। तो बेसिकली होता क्या है दोस्तों कि जैसे ही आप क्या कहते हैं, एप्लीकेशन आपको खरीदनी है, आईपीओ में आपको पैसा लगाना है, इन्वेस्टमेंट करना है, उसके लिए अप्लाई करना है, तो आपको अपना जितना भी पैसा इन्वेस्ट करना है उस पैसे को आपको कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिकली उसको ट्रांसफर कराना पड़ेगा स्टॉक मार्केट के पास, ताकि उसके थ्रू वो पैसा कंपनी के पास चला जाए, ताकि तभी आपको उसके अगेंस्ट में कंपनी अपनी शेयर जो है अलॉट करेगी। तो वो जो पैसा इलेक्ट्रॉनिकली जो ट्रांसफर होता है तो उसके लिए आपको डीमेट अकाउंट काम देता है, डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट काम देता है। आप यहाँ पर अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं अपने स्टॉक ब्रोकर के थ्रू। दूसरा, जब कंपनी के थ्रू आपको अलॉटमेंट मिल जाता है शेयर्स का, तो वो शेयर्स भी आपके जो है, जिस तरीके से आपका पैसा जो है आपके सेविंग या करंट अकाउंट में डिपॉजिट होता है, वैसे ही स्टॉक इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में आपके डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट में डिपॉजिट होते हैं। तो डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट में आपका पैसा और शेयर्स जो है इसको डिपॉजिट किया जाता है। तो ये ओवरऑल जो है कंप्लीट प्रोसेस है आईपीओ इन्वेस्टिंग की। अगर आप किसी भी आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको इन चैनल के थ्रू जो है कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, इन चैनल के थ्रू जाना पड़ेगा और तब जाके आप आईपीओ में निवेश कर सकते हैं।
वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, प्रीमियम और डिस्काउंट। देखो दोस्तों, कोई भी शेयर, कोई भी कंपनी मार्केट में जब लेकर आती है तो कोई भी व्यक्ति जब अपना कोई सामान या एसेट बेचना चाहता है तो चाहता है महंगे से महंगे प्राइस में उसको बेचे। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में जो है, जब आईपीओ मार्केट में आता है तो किसी भी शेयर के कई प्राइजेस निकल कर आते हैं। पहला फेस वैल्यू निकल कर आता है, दूसरा उसका मार्केट वैल्यू निकल कर आता है। कई बार ये भी देखा जाता है कि प्रीमियम पे वो शेयर बिक रहा होता है और कई बार डिस्काउंट में भी बिक रहा होता है। तो अगर आप आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको ये चारों प्राइजेस की जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं, हम क्या समझेंगे इसमें, फेस वैल्यू ऑफ शेयर क्या होता है, व्हाट विल बी द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर, व्हाट विल बी प्रीमियम ऑन शेयर एंड व्हाट विल बी डिस्काउंट्स ऑन शेयर। तो सबसे पहले हम लोग फेस वैल्यू समझ लेते हैं। हम ये मानते हैं कि कंपनी है एबीसी और इसकी जो टोटल कैपिटल एज पर बुक, जिसे हम बुक वैल्यू भी बोलते हैं, वो 40 करोड़ है। यानी कि ये कंपनी अपना पूरा व्यापार 40 करोड़ रुपए की कैपिटल से संचालित कर रही है। इसकी एसेट, इसकी बुक में जितना कैश रखा हुआ, जो भी इन्होंने कहीं इन्वेस्टमेंट करके रखा होगा, सबका जो टोटल बुक वैल्यू वो 40 करोड़ है। अब कंपनी इस 40 करोड़ रुपए को 10-10 रुपए के छोटे छोटे शेयर में कंपनी डिवाइड करती है। डिवाइडेड द टोटल कैपिटल इनटू द शेयर ऑफ ₹10। ये जो 10-10 रुपए के छोटे हिस्सों में इसलिए बांटा गया ताकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो है अपना पैसा इसमें लगा सके, छोटे और बड़े इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट कर सके। अब ये जो 10 रुपए जो मिनिमम वैल्यू है, जो 40 करोड़ को 10-10 रुपए के छोटे हिस्सों में बांटा गया है, यही आपके पर शेयर की फेस वैल्यू कहलाती है। अब अगर मैं 10 रुपए की फेस वैल्यू मानता हूं और कंपनी की टोटल बुक वैल्यू मानता हूं तो कंपनी के पास टोटल शेयर कितने होते हैं? कंपनी के पास टोटल शेयर 4 करोड़ होते हैं। कैसे होते हैं? बुक वैल्यू जो कि 40 करोड़ है, उसमें फेस वैल्यू यानी कि 40 करोड़ रुपए में फेस वैल्यू यानी 10 रुपए जो जिसमें बांटा गया है उससे डिवाइड कर दिया जाएगा तो 4 करोड़ शेयर कंपनी के आ जाएंगे। अब इस 4 करोड़ के शेयर जो शेयर कंपनी के पास है, अब इसमें से कंपनी चाहे तो इसका 10% यानी कि 40 लाख शेयर, 25% यानी कि 1 करोड़ शेयर, जितने भी हिस्सेदारी वो पब्लिक के बीच में बेचना चाहती है उतनी हिस्सेदारी वो पब्लिक के थ्रू, जो पुरानी जो प्रोसेस अभी मैंने लास्ट आपको बताई कि भाई स्टॉक मार्केट में लिस्टेड करके उन शेयर्स को पब्लिक को बेच सकती है। तो ये टोटल फेस वैल्यू होती है जो पहली बार किसी भी कंपनी के टोटल बुक वैल्यू को जो है उसके जो मिनिमम नंबर ऑफ शेयर से, जो छोटे शेयर से जब डिवाइड किया जाता है तो जो वैल्यू आती है वो मिनिमम वैल्यू, वो फेस वैल्यू कहलाती है। अब हम समझ लेते हैं मार्केट वैल्यू क्या होती है। तो दोस्तों, मार्केट वैल्यू जैसा कि हम सब समझते हैं कि ये बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करती है। हमेशा से हम लोग सुनते आए हैं किसी भी चीज़ की अगर डिमांड बहुत ज़्यादा होती है तो उसकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं और अगर डिमांड कम होती है तो प्राइसेस घट जाती हैं। सेम केस स्टॉक के साथ भी होता है। कोई कंपनी अपना शेयर बेच रही है, अपनी हिस्सेदारी बेच रही है, अपनी एसेट बेच रही है, उसको कुछ हिस्सा बेच रही है एसेट का, तो ये चाहती है कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले। और अगर उसकी पब्लिक की जो डिमांड ज़्यादा है, जैसे कि आपने देखा होगा कि रेलवे की जो बुकिंग वाली वेबसाइट है, ई कैटरिंग वाली वेबसाइट है IRCTC, जब वो अपना आईपीओ लेकर आई थी तो बहुत सारे लोग आ गए थे उसको परचेज करने के लिए। जितने शेयर्स वो मार्केट में लेकर नहीं आए थे उसके भी कई गुना लोगों ने उसकी एप्लीकेशन लगा दी थी। तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी क्योंकि कंपनी साउंड थी, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सपोर्ट था उसके पीछे और एक अच्छी खासी सर्विस वो दे रही थी ऑलरेडी काफ़ी समय से, तो स्ट्रॉन्ग कंपनी थी। तो उसी तरीके से कंपनी को लगता है कि यार अगर मेरी कंपनी बहुत स्ट्रांग है और हमने बहुत अच्छा हमारा गुडविल बना के रखा हुआ और पब्लिक बहुत ज़्यादा पब्लिक जो है वो चाहेगी कि ये शेयर्स उनको मिल जाए, तो उस केस में कोई भी कंपनी चाहेगी कि भाई डिमांड ज़्यादा है तो उसको पर शेयर की कीमत, अपनी एसेट की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि मार्केट वैल्यू क्या होती है। आप ये मानिए कि एक ज़मीन है आपके पास और उस ज़मीन का जो गवर्नमेंट प्राइस है वो 500 रुपये स्क्वायर फीट है और वो ज़मीन आप बेचना चाहते हैं और जब बेचने के लिए गया तो उसके मल्टीपल्स बाहर आ गए। कारण कुछ भी हो सकता है, वो ज़मीन शायद ऐसे पॉश इलाके में हो जहाँ पर क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा मार्केट हो, बिजिएस्ट इलाका हो, जहाँ पे बहुत महंगी ज़मीनें हों। ये भी हो सकता है कि जिस जगह पे वो ज़मीनें वहाँ पे ज़मीनों की अवेलेबिलिटी ही ख़त्म हो चुकी हो, बहुत गिनी चुनी ज़मीनें रह गई हो, तो जो आना चाहते हैं उनके पास बहुत कम ऑप्शंस हैं, तो वो जो उसका एक्चुअल प्राइस है उस प्राइस से भी ऊपर पैसे देने को तैयार है, बट वो ज़मीन चाहते हैं। तो एक ज़मीन है जिसका गवर्नमेंट प्राइस 500 स्क्वायर फीट है, उसको आप बेचने के लिए गए तो मल्टीपल बायर्स आ गए। बहुत सारे बायर आने की वजह से क्या होता है, उसका डिमांड बढ़ जाता है। जब डिमांड बढ़ता है तो क्या होता है, वो प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं और जैसे ही प्राइस इंक्रीज होती है तो इसका फर्क क्या पड़ता है, प्राइस इंक्रीज होने से होगा ये कि 500 रुपये स्क्वायर फीट में जो जमीन की वैल्यू है, हो सकता है कोई बायर है और वो बोल दे भैया मैं 2000 रुपये स्क्वायर फीट में इसको खरीदने को तैयार हूँ, आप तो ये जमीन किसी और को मत दो, मुझे दे दो। तो ये 2000 में भी बिक सकती है, 1800 में भी बिक सकती है, 2200 में बिक सकती है, 2500 में बिक सकती है, कोई भी रेट हो सकता है, लेकिन उसका जो मेन जो गवर्नमेंट प्राइस है 500 रुपये उससे ज़्यादा ही होगा क्योंकि हर एक व्यक्ति उसको खरीदना चाहता है। तो ये 2000 रुपये स्क्वायर फीट क्या कहलाया, ये कहलाया इस जमीन का मार्केट वैल्यू। यानी कि उसकी गवर्नमेंट वैल्यू जो है वो 500 रुपये है, लेकिन मार्केट में जो बिकने वाली वैल्यू है जिसकी जो उसकी डिमांड के बेसिस पे आई है वो 2000 रुपये स्क्वायर फीट में भी वो जमीन बिक जाएगी।
ओवरऑल कुछ इसी तरीके से शेयर्स के बारे में होता है। जब कोई भी कंपनी अपना शेयर लेकर आती है तो सपोज उसकी एबीसी लिमिटेड है और उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है, और चूंकि वो कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, उसकी बुक बहुत अच्छी है, उसके पास लोन बहुत कम है उसकी बुक में और अच्छा प्रॉफिट बना रही है, तो पब्लिक को लगता है इस कंपनी के शेयर में अगर हम निवेश करेंगे तो हमको भी जो है कंपनी पैसा बना के देगी, हमको डिविडेंड देगी, कल को हो सकता है हमको इसके शेयर के प्राइसेस और बढ़ जाए तो उसमें हमको बेनिफिट मिलेगा। तो बहुत सारे बायर यहाँ पर उसको खरीदने के लिए आ जाते हैं, और फिर वही होता है मल्टीपल बायर होने की वजह से उसकी डिमांड हायर होती है, और डिमांड हायर होने की वजह से उसके प्राइस में इंक्रीमेंट आता है। तो अब ये सारी चीजें पहले ही कंपनी ऑब्जर्व कर लेती है कि भाई मेरी कंपनी जो है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, पहले ही रिसर्च कर लेगी और उसको ही समझ में आएगा कि मेरी फेस वैल्यू भले 10 रुपए है तो इससे ज्यादा वैल्यू में मेरा शेयर बिक सकता है। तो ऐसे केस में होता क्या है कि 10 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर भी कंपनी बोले कि मैं 100 रुपए पर शेयर के बेसिस पे ही हम इसको देंगे। अब पब्लिक को अगर खरीदना है तो उसको 100 रुपए पर शेयर के बेसिस पे वो लेकर आए, वो अपना आईपीओ ही लेकर आएगी कि फेस वैल्यू 10 रुपए है लेकिन हम इसको 100 रुपए पर शेयर में बेचेंगे। अब फेस वैल्यू 10 रुपए है और उसकी मार्केट प्राइस के हिसाब से उनको ऐसा लगता है कि 100 रुपए में बिकेगा तो 100 रुपए में लेकर आए। यहीं पर एक नया कॉन्सेप्ट जनरेट हो जाता है मार्केट प्राइस या मार्केट वैल्यू के आधार पर प्रीमियम ऑन शेयर। यानी प्रीमियम ऑन शेयर का फॉर्मूला क्या हुआ कि मार्केट वैल्यू माइनस फेस वैल्यू। यहां पर एक शेयर है जिसकी मार्केट वैल्यू 100 रुपया है, कंपनी को लगता है कि 100 रुपए में लेकर आएंगे तो पब्लिक खरीदेगी, मार्केट में बिक जाएगा, लेकिन उसकी फेस वैल्यू 10 रुपया है। तो कंपनी क्या डिमांड कर रही है? कंपनी डिमांड कर रही है 90 रुपया पर शेयर पे ज्यादा। ये 90 रुपया ही उसका प्रीमियम ऑन शेयर कहलाए। यानी कंपनी को ऐसा लगता है कि मेरे 10 रुपए के शेयर को अगर मैं 90 रुपए प्रीमियम पे यानी 100 रुपए पे भी लोगों के बीच में लेकर आएंगे तो इन्वेस्टर उसमें निवेश करेंगे। तो ये प्रीमियम ऑन शेयर आया, मार्केट वैल्यू के बाद प्रीमियम ऑन शेयर। और अब एक कॉन्सेप्ट आता है डिस्काउंट ऑन शेयर्स। अभी डिस्काउंट ऑन शेयर क्या कहलाता है? कई बार ऐसा भी होता है कि कोई कंपनी नई होती है या कंपनी अच्छा काम कर रही होती है लेकिन उतना अच्छा काम नहीं कर रही होती, उतनी अच्छी गुडविल नहीं होती, लेकिन उनको पैसे चाहिए होते हैं और वो आईपीओ के थ्रू पैसे लेने मार्केट में आती है अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए। अब ऐसी कंडीशन में उनको ये लगता है कि अगर मैं 10 रुपये फेस वैल्यू मेरी है, प्रीमियम पे तो मेरा शेयर बिकेगा नहीं, लेकिन अगर मैं उसको 2 रुपये 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये कुछ डिस्काउंट करके अगर मैं शेयर दे दूं तो पब्लिक जो है आके उसमें निवेश कर लेगी। तो ऐसे केसेस में कई बार कंपनियां फेस वैल्यू से कम प्राइस में भी अपने शेयर्स पब्लिक के बीच में लेकर आती हैं आईपीओ के थ्रू। तो हो सकता है यहाँ पे 100 रुपये की जगह, जैसे वो प्रीमियम था, यहाँ पे कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपये, वो 8 रुपया पर शेयर पे बेचने को तैयार हो। तो यहाँ पे डिस्काउंट क्या होगा? डिस्काउंट हुआ फेस वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू। 10 रुपया उसका फेस वैल्यू है, 8 रुपए में कंपनी आईपीओ के थ्रू शेयर्स को पब्लिक को देने को तैयार है। तो यहाँ पे 2 रुपया जो है वो कंपनी का फेस डिस्काउंट कहलाया पर शेयर के ऊपर। तो ये ओवरऑल डिस्काउंट ऑन शेयर कहलाया। तो हमने अब समझ लिया ये कॉन्सेप्ट कि फेस वैल्यू क्या होता है, मार्केट वैल्यू क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है और डिस्काउंट ऑन शेयर्स क्या कहलाता है। अब हम लोग समझते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइसेस इन आईपीओ। जब आप आईपीओ में निवेश करने जाएंगे तो आपको बहुत सारे प्राइसेस सुनने को मिलेंगे। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये है क्या, किस में निवेश करें, कितने में एक्चुअली में हमको मिलेगा, कैसे हैं। जैसे आपको सुनाई देगा प्राइस बैंड किसी भी आईपीओ का, आपको सुनाई देगा कट ऑफ प्राइस, आपको सुनाई देगा इश्यू प्राइस, आपको ये भी आप जो है लिस्टिंग प्राइस, ठीक है। आप तो अच्छा इशू प्राइस और कट ऑफ प्राइस बीच में इतना कुछ उसके बीच में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है, तो आप कई बार कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया इशू प्राइस क्या होता है, कट ऑफ प्राइस क्या होता है, तो आप डिफरेंस भी जानना चाहेंगे। तो ओवरऑल इसको समझ लेते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्राइस बैंड। सो प्राइस बैंड एंड कट ऑफ प्राइस। अ प्राइस बैंड इज अ प्राइस रेंज बिटवीन विच स्टॉक्स गेट इश्यूड टू इन्वेस्टर्स। देखिए जब आप आईपीओ इन्वेस्टमेंट करने के लिए आएंगे तो कोई भी कंपनी जब आईपीओ लेकर आती है तो उसमें आपको बोलेगी कि मेरा जो शेयर है वो 100 रुपया से लेके 120 रुपया का प्राइस बैंड है। अब ये 100 रुपया से लेके 120 रुपया का प्राइस बैंड या 100 रुपया से लेके 130 रुपये का प्राइस बैंड, मतलब कंपनी एक रेंज दे देती है कि या तो ये शेयर में 100 रुपये से लेके 130 रुपये के बीच में किसी भी प्राइस में आपको ये शेयर हम इशू कर सकते हैं। ये कंपनी अपने पास राइट्स रिजर्व रखती है। ऐसा इसलिए रखती है कि कंपनी भाई 10 रुपये का फेस वैल्यू है, 100 रुपये में वो लेकर आए कि भाई 90 रुपये हमको प्रीमियम चाहिए, लेकिन कंपनी को लगता है यार डिमांड हो सकता है और भी ज़्यादा हो जाए, तो पब्लिक हो सकता है 100 रुपया से भी ज़्यादा ऊपर की प्राइस में जो है इसको हमारे शेयर्स खरीद ले। और पब्लिक के बीच में डिमांड ज़्यादा रहती है तो पब्लिक भी सोचती है क्या 100 रुपया लगाएंगे हो सकता है मुझे ना मिले, मैं काम करती हूँ 110 रुपया लगा देती हूँ इसका, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये शेयर 110 रुपये से भी ज़्यादा प्राइस में मार्केट में जाके लिस्ट होगा और उसमें दोबारा बिकेगा। तो उन्होंने कहा 110 रुपये लगा देता हूँ, तो 110 रुपये से नीचे जिन्होंने एप्लीकेशन लगाई होगी उनसे मेरी एप्लीकेशन ऊपर आ जाएगी, तो मुझे उसकी जब मेरी बिडिंग होगी तो उसमें मुझे प्रायोरिटी मिल जाएगी, मुझे अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो कंपनी एक रेंज दे देती है कि 100 से 130 रुपये के बीच में अलॉट करेंगे, आप कोई भी प्राइस पे उसको जो है कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि भाई अपर बैंड क्यों दिया,
तो भाई उसमें सेबी का भी एक नियम होता है कि भाई ऐसा नहीं है कि आप कितने भी रेट में आपका फेस वैल्यू 10 रुपये और आप 2000 रुपये बेच दो, ऐसा नहीं हो सकता। तो उनको भी एक अपर बैंड देना पड़ता है कि भाई इतने से इतने के बीच में आपको इशू करना ही पड़ेगा। तो ये एक प्राइस बैंड होता है जिसमें लोअर बैंड और अपर बैंड के बीच में जो रेंज होती है उसी के बीच में कंपनी आपको किसी भी रेट पे शेयर इशू कर सकती है और उसमें से किसी भी प्राइस पे अपना अलॉटमेंट लगा सकते हैं, आईपीओ लगा सकते हैं। नेक्स्ट होता है कट ऑफ प्राइस। अब ये कट ऑफ प्राइस क्या कहलाती है? कट ऑफ प्राइस जो कहलाती है वो कट ऑफ प्राइस, जैसे आप यहाँ पे मान के चलिए कि इफ अ प्राइस बैंड इज बिटवीन 100 एंड 130, अगर किसी शेयर का प्राइस बैंड जो है कंपनी ने कहा 100 से 130 रुपए के बीच में जो है हम शेयर्स को इशू करेंगे, और जब उनके पास बहुत सारी एप्लीकेशन आई तो उसका एवरेज वगैरह अपने फॉर्मूले के हिसाब से निकाला और उन्होंने कहा कि भैया मैं जो है शेयर 120 रुपए में दूंगा। तो ये जो 120 रुपए कहलाया इसका कट ऑफ प्राइस कहलाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा प्राइस आता है इश्यू प्राइस। अब इश्यू प्राइस क्या कहलाएगा? इश्यू प्राइस वो प्राइस होता है जिसमें शेयर पहली बार मार्केट में आईपीओ के थ्रू बेचा जाता है। तो कंपनी ने प्राइस बैंड दिया 100 से 130 का और एप्लीकेशंस के बेसिस पे, डिमांड के बेसिस में डिसाइड किया कि मैं 120 रुपए पर शेयर में बेचूंगी। तो वो जो 120 रुपए में पहली बार इन्वेस्टर्स को शेयर दिया गया वो इश्यू प्राइस है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन खड़ा होगा कि भाई कट ऑफ प्राइस भी वही है जिस प्राइस में पब्लिक ने, जो कंपनी ने दिया है क्या कहते हैं शेयर्स इन्वेस्टर्स को, और इश्यू प्राइस भी वही है जिस प्राइस पे कंपनी ने जो है पहली बार जो है अपने शेयर दिए हैं इन्वेस्टर्स को। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे एक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। डिफरेंस क्या है कि कट ऑफ प्राइस जो होता है वो प्री डिफाइंड नहीं होता। वो 100 रुपया से लेके 130 रुपया के बीच में कुछ भी हो सकता है। वो 101 रुपया भी हो सकता है, 2 रुपया भी हो सकता है, 129 रुपया भी होता है। इश्यूअर प्राइस पहले से डिसाइड नहीं होता, लेकिन कट ऑफ प्राइस ये तो डिसाइड है कि वो क्या होगा वो पता नहीं होगा, लेकिन ये डिसाइड है कि वो 100 से 130 रुपए के बीच में, यानी प्राइस बैंड के प्राइस के बीच का ही कोई प्राइस होगा जो कट ऑफ प्राइस होगा। इश्यू प्राइस ये है कि भाई जिस रेट में कंपनी ने उस शेयर को पहली बार बायर को डिसाइड कर लिया कि इस कट ऑफ प्राइस में हम इसको इशू करेंगे, तो वो इश्यूअर प्राइस कहलाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इश्यू प्राइस एक फाइनल कट ऑफ प्राइस होता है जो फाइनली डिक्लेयर हो जाता है कि भैया इस रेट पे हम इशू करेंगे, तो उसी को इश्यूअर प्राइस आप कह सकते हो। अब ये इसमें डिफरेंस क्यों रखा गया उसमें मैं आपको बता देता हूँ। वो इसलिए रखा गया है कि जब आप आईपीओ के लिए अप्लाई करने जाएंगे तो एक तो आप अंदाजा लगाएंगे कि यार 110 में अप्लाई कर दूं कि मिल जाएगा, या 120 में अप्लाई कर दूं, या 130 रुपये में हायर बैंड पे अप्लाई कर दूं। फिर आपके मन में रहेगा यार 130 रुपये में अप्लाई किया, अगर कट ऑफ उसका 110 रुपये गया तो मुझे तो 130 रुपये मिलेगा। अब क्या किया जाए? तो इन सब चीजों की झंझटों से बचने के लिए आपको एप्लीकेशन में एक ऑप्शन मिलता है कट ऑफ प्राइस। आपने कट ऑफ प्राइस सेलेक्ट कर लिया तो आपको कोई प्राइस डालने की जरूरत नहीं है। उसमें फिर ये हो जाएगा कि जो भी एवरेज कट ऑफ कंपनी का बनता है, ठीक है, उसी कट ऑफ प्राइस में आपको मिल जाएगा। अभी वो 101 रुपये का कट ऑफ मिलेगा तो वो उस पर आपको शेयर इशू हो जाएंगे। 110 रुपये में होगा तो 110 रुपये में इशू हो जाएगा। तो एक रेंज होता है जहां पे आपको वैल्यू देने की जरूरत नहीं, वहां पे बस आप कट ऑफ ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जो भी कट ऑफ जाएगा, यानी कि जो भी इश्यूअर प्राइस जिस पे भी कंपनी इशू करेगी उस प्राइस पे आपको आपकी एप्लीकेशन मानी जाएगी, और उस बेसिस पे अगर आपको अलॉटमेंट आता है तो आपको अलॉटमेंट आ जाएगा। चौथा प्राइस जो होता है वो होता है लिस्टिंग प्राइस। अभी लिस्टिंग प्राइस क्या हुआ? एक कंपनी एबीसी लिमिटेड 10 रुपए का शेयर था, उसने 100 से 130 रुपए की प्राइस बैंड दी, 120 रुपए में उसने अलॉट कर दिया शेयर। आपके डीमेट में शेयर आ गया, आपके डीमेट में जैसे ही शेयर आ गया तो प्राइमरी मार्केट से आपने 120 रुपए में आपको शेयर मिला। अब वो कंपनी जो है उस पूरे शेयर को कंपनी ने बेच दिया, कंपनी के पास पैसा आ गया, कंपनी अपने व्यापार में लग जाएगी। और सेकेंडरी मार्केट जो कैपिटल मार्केट है, बीएससी और एनएससी जो सेकेंडरी मार्केट है, उस मार्केट में अब उसको लिस्टेड कर देगी कि भाई अब अगर आपको 120 रुपए हमने शेयर दे दिए, आप चाहो तो अगर आप किसी और को बेचना चाहो तो बेच दो। तो अब स्टॉक मार्केट में जो है लिस्ट हुआ वो शेयर, वो लिस्ट कर देंगे और वो सेकेंडरी इन्वेस्टर्स के लिए वो मार्केट में खुल जाएगा कि वो लोग जिनको आईपीओ के थ्रू नहीं मिला लेकिन अभी उसको शेयर खरीदना चाहते हैं, उनको लगता है कि इसमें पैसा बनेगा, तो सेकेंडरी मार्केट से खरीद सकते हैं। अब सेकेंडरी मार्केट में लोग आए खरीदने के लिए, और उसमें जो पहली प्राइस जो उसका खुला और उस प्राइस में जो बिका उसको लिस्टिंग प्राइस कहते हैं। तो हो सकता है कंपनी ने आपको 120 रुपए में दिया शेयर, और जब पहली बार सेकेंडरी मार्केट में लिस्टेड हुआ तो वहां पर बायर आ गया उसके 180 रुपए में खरीदार, और 180 रुपए में पहला ट्रेड हो गया, तो वो लिस्टिंग प्राइस कहलाएगी कि भैया आईपीओ में तो 120 रुपए मिला, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में जब मैं बेचने के लिए गया तो पहला जो बायर मिला वो बोला 180 रुपए में मैं खरीदने को तैयार हूं, और 180 रुपए में पहला ट्रेड हो गया तो वो लिस्टिंग प्राइस, यानी पहली बार जो सेकेंडरी मार्केट में जो पहले प्राइस में जो है वो शेयर बिकेगा वो लिस्टिंग प्राइस कहलाएगा। तो ओवरऑल ये डिफरेंट टाइप के जो है प्राइसेस हो गए जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब हम ये समझेंगे, इसमें बहुत सारी डेट्स भी होती है जब आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं, तो हम ये समझेंगे कि भाई ये इशुआंस, क्लोजर, अलॉटमेंट एंड अदर इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होती हैं। तो इसमें हमको समझना पड़ेगा कि
डेट ऑफ इश्यूएंस या इनिशियल ऑफरिंग डेट क्या होती है, डेट ऑफ क्लोजर ऑफ एन आईपीओ क्या कहलाता है, डेट ऑफ अलॉटमेंट, इंटीमेशन ऑफ फंडिंग एंड क्रेडिटिंग ऑफ शेयर्स वाली डेट कौन सी होती है और लिस्टिंग डेट क्या कहलाती है। सबसे पहले समझ लेते हैं इनिशियल ऑफरिंग डेट क्या कहलाती है। भाई कंपनी पहली बार अपना ऑफर लेकर आई पब्लिक के बीच में और बोली कि भैया 2 तारीख से लेकर 27 तारीख के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो पहली डेट हुई आपकी 2 तारीख से, तो ये आपकी इनिशियल ऑफरिंग डेट हो गई कि भैया इस डेट से आप कंपनी के शेयर्स में अप्लाई कर सकते हैं। यानी कंपनी पहली बार अपने शेयर्स मार्केट में बेचने के लिए जब लाती है तो जिस डेट से उसके लिए वो बिडिंग लगवाना चालू करती है वो इनिशियल ऑफरिंग डेट कहलाती है। दूसरा होता है डेट ऑफ क्लोजर ऑफ एन आईपीओ। कंपनी ने कहा भाई 2 नवंबर से लेके 27 दिसंबर के बीच में आपको इसको शेयर्स को जो है आप अप्लाई कर सकते हो, बिडिंग कर सकते हो। तो ये जो 27 तारीख को उस दिन आईपीओ बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद आप 28 तारीख को आप आके बोलिए नहीं आईपीओ के लिए मेरी बिडिंग लगवा दो अपने ब्रोकर को, तो नहीं लगा पाएगा क्योंकि बंद हो गई। तो वो कहलाता है डेट ऑफ क्लोजर ऑफ एन आईपीओ। जो इसमें तीसरी डेट होती है डेट ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट क्या हुआ भाई, कंपनी ने 2 से 27 नवंबर की डेट लाई, आपने उसको अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद कंपनी को जो है क्या कहते हैं वो शेयर्स कंपनी के पास पैसे आ गए और कंपनी ने देखा और जितने भी एप्लीकेशन आए जितने उसके पास शेयर है उसके बेसिस पे उसने जो है लोगों को अलॉट करना कहा कि भाई आपके पास 100 शेयर है लेकिन 100 शेयर की आपने एप्लीकेशन लगाई लेकिन मैं आपको 20 शेयर दे सकता हूँ। तो 20 शेयर वो आपको अलॉट कर देगी। जिस दिन वो आपको अलॉटमेंट हो जाएगा उस शेयर का, वो डेट ऑफ अलॉटमेंट होती है। तो डेट ऑफ अलॉटमेंट में बेसिकली 3-4 चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे ही आईपीओ की डेट क्लोज होती है, जो क्लोजर डेट ऑफ आईपीओ होती है, उसके तीसरे दिन, उसके चौथे दिन और उसके 5वें दिन, ये 3 दिन याद करना बहुत जरूरी है। तो अगर 2 नवंबर से लेकर 27 नवंबर के बीच की बिडिंग डेट थी जिसमें इनिशियल ऑफरिंग डेट 2 नवंबर थी, डेट ऑफ क्लोजर ऑफ आईपीओ डेट जो है वो 27 नवंबर थी, तो उस 27 के बाद 28, 29, 30 जो तीसरा दिन है, उसके बाद आपका 1 दिसंबर और उसके बाद का जो है आपका 2 दिसंबर। ये तीसरी, चौथी और 5वीं डेट जो है वो ध्यान रखना है। तो तीसरे दिन क्या होगा, तीसरा डेट अलॉटमेंट डेट होता है। सेबी का बिल्कुल कहना है कि जिस दिन आप आईपीओ का क्लोज करेंगे और आपके पास पैसे आएंगे, जिस दिन आपका क्लोजर डेट ऑफ आईपीओ होगा उसके तीसरे दिन आपको शेयर्स अलॉट कर देने, आपको बता देने कि भाई जिस व्यक्ति ने जिन लोगों ने एप्लीकेशन लगाई उनको आप कितने शेयर अलॉट कर रहे हैं। चौथे दिन कंपनी ये इंटीमेट करती है कि भाई हम जिन व्यक्तियों को शेयर नहीं दे पा रही है या जिन व्यक्तियों को क्या कहते हैं 100 शेयर की एप्लीकेशन लगाई 10 शेयर ही दे पा रही है, तो बताएगी कि भैया बाकी जो 90 शेयर का आपने पैसा दिया था वो हम आपको वापस कर रहे हैं। तो इंटीमेशन ऑफ रिफंड। 5वें दिन कंपनी जिन लोगों को शेयर अलॉट कर देती है, जितने अलॉट कर देती है, वो शेयर्स सामने वाले इन्वेस्टर्स के डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर देती है। यानी कि डेट ऑफ अलॉटमेंट, डेट ऑफ जो क्लोजर ऑफ आईपीओ के तीसरे दिन आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा, चौथे दिन आपका पैसा वापस हो जाएगा अगर आपको शेयर्स नहीं मिले या कम मिले तो बचे हुए जो एप्लीकेशन उसके पैसे, और 5वें दिन आपका शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है जो अपने को याद रखनी है। एक डेट होती है लिस्टिंग डेट। तो ये आपकी पहले से ही बता के रखते हैं आईपीओ में कि लिस्टिंग डेट कब है, यानी कि आपके डीमैट में तो शेयर क्रेडिट हो गए 5वें दिन, अब वो शेयर किस दिन जाके जो है स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगा ताकि अगर आप चाहें तो दोबारा उसको बेच सकते हो। तो वो लिस्टिंग डेट होगी वो पहली डेट जब सेकेंडरी मार्केट में आपके आईपीओ का ट्रेड होगा, आपको शेयर क्रेडिट होने के बाद आप उसको बेचने के लिए आपको ऑप्शंस मिल जाएगा, तो वो लिस्टिंग डेट कहलाती है। तो ये ओवरऑल इंपॉर्टेंट डेट है। आप चूंकि अगर आप लास्ट तक वीडियो में बने हैं तो हम लोग एज एन बोनस पॉइंट ऑफ डिस्कशन में समझ लेते हैं कि अगर आप आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कौन कौन सी बातें जो ध्यान रखने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहली बात है कि प्रॉपर फंडामेंटल रिसर्च ऑफ द कंपनी नीड्स टू बी डन। भाई कोई भी कंपनी पहली बार वो तो पैसा लेने आ रही है और वो चाह रही भी आप उसको पैसा दे दीजिए तो अपने व्यापार में लग जाए। आपको उसका फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि भाई वो कंपनी कहीं कर्ज में तो नहीं दबी है, कि पता चलो दिखा तो रही है हम बिजनेस एक्सपांड करेंगे लेकिन आपसे पैसा लेके कर्ज चुका दे। ठीक है, वो जो भी बिजनेस करंट में कर रही है उस बिजनेस में उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी एनालिसिस होना जरूरी है। उसका डेट रेशियो क्या है, उसका इक्विटी रेशियो क्या है, उसकी इन्वेस्टर्स ने खुद कितना पैसा लगा के रखा है वो आपको ध्यान देना जरूरी है। जो करंट बिजनेस है कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है ये जानना जरूरी है। तो आपको ये उसकी फंडामेंटल एनालिसिस पूरी होनी जरूरी है। उसके बाद ही आप किसी आईपीओ में निवेश करने के लिए जो है कोई कदम उठाइए। ऐसा नहीं कि हवा हवाई पूरे मार्केट में हवा बनी है और आपने बोला चलो हम भी निवेश कर दें। दूसरा, उसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट, अंडरस्टैंड द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट ऑफ द कंपनी प्रॉपर्ली। कंपनी आपसे जो पैसा ले रही है उस पैसे को क्या बता रही है, वो कहाँ उसको निवेश करने वाली है, क्या व्यापार बढ़ाने वाली है, करंट व्यापारी बढ़ाने वाली है, अगर कोई नया बिजनेस करने वाली है उससे क्या बेनिफिट होने वाला है। तो एक फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है।
आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि भैया जो इंड यूज है उस पैसे का, वो कहाँ उस पैसे को लगाएगी। कंपनी का फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट भी आपने समझ लिया कि कंपनी का भविष्य क्या है। आज जो प्रोडक्ट बना रही है उस प्रोडक्ट को जो है क्या कहते हैं, उसका इंड यूज भी बता दिया आपसे कि पैसा लेने के बाद हम उसकी 4 फैक्ट्रियाँ और लगाएंगे, उसी प्रोडक्ट को बनाएंगे। बट आपको फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट भी आपने अंडरस्टैंड कर लिया कि उस प्रोडक्ट की फ्यूचर में डिमांड रहेगी कि भी नहीं रहेगी। उसके बाद आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि उस पैसे का इंड यूज कहाँ होगा, क्या उसी चीज़ पे लगाने वाले या कोई नया बिजनेस करने वाले हैं। तो आप जो आईपीओ के थ्रू उनको पैसा देंगे उस पैसे को कहाँ पे निवेश करेंगी। चौथा, फेस वैल्यू और प्रीमियम का एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई कोई भी व्यक्ति अपना सामान तो चाहेगा कितने में भी बिक जाए, आसमान के ऊंचाई के रेट पे बिक जाए। 10 रुपया उसके पर शेयर की वैल्यू, वो तो चाहेंगे 10,000 में बिक जाए। ठीक है, तो पहली बार कंपनी लेके आ रही हो, कंपनी का अधिकार है भाई, वो जितने में चाहे उतने में आपके सामने वो ला सकती है, प्राइस बैंड रख सकती है। बट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भैया वो जो प्राइस बैंड है वो सही है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई गुब्बारा है और 10 रुपया का फेस वैल्यू और कंपनी बोल रही है हमको 2,000 रुपया दे दो और हम बिल्कुल लगे हैं कि यार इतना पैसा मांग रही है तो मतलब कंपनी के पास वर्थ तो होगी, तभी तो इतना कॉन्फिडेंस है उनका। तो फेस वैल्यू और प्रीमियम का जो है आपको प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए, प्रॉपर रिसर्च कर लीजिए, प्रॉपर पढ़ लीजिए, समझ लीजिए जानकारों से कि भैया इतने प्रीमियम में शेयर खरीदना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। पता चला 10 रुपये का फेस वैल्यू है, कंपनी ने उसमें 100 रुपया प्रीमियम वैल्यू ले लिया, 110 रुपये में आपको शेयर दिया, पहले दिन स्टॉक मार्केट में गया लिस्टिंग होने के लिए और उसी दिन वो शेयर लिस्टिंग हुआ, पहला ट्रेड 80 रुपये में हुआ। बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि यार ये प्रीमियम तो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, जब सेकेंडरी मार्केट में लिस्टेड हो जाएगा तब खरीदेंगे। 80 रुपये ज़्यादा का वैल्यू नहीं कंपनी का। तो पता चला आपने तो 110 रुपये में ले लिया आईपीओ के थ्रू, और पैसा जब सेकेंडरी मार्केट में गया तो उसका पहला ट्रेड 80 रुपये में हुआ, तो रेट पहले नीचे खुला। तो इसका ध्यान रखना भी जरूरी है। सो ओवरऑल दोस्तों, आईपीओ का ये पूरा डिटेल में मैंने आपको समराइज करके दिया हुआ है, और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है, इसके जो जो पॉइंट्स आपको एक बार ना समझ में आ रहा है तो वीडियो पीछे करके रिवाइज करके एक बार फिर से आप इसको देख लीजिए। इसमें कंप्लीट समरी है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको आईपीओ के लिए किसी दूसरे वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी या कहीं और रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और भी इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में उसका जो है उस पर करिए, कमेंट करिए मुझे, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा, प्रायोरिटी बेसिस पे दूंगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत अच्छी फाइनेंशियल वीडियोस इस चैनल पे पब्लिश्ड हैं, आप जाके उनको देखिए और आगे भी अच्छी वीडियोस आती रहेगी। थैंक यू सो मच। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस सब्सक्राइब बटन पे ऐसे क्लिक कर दीजिए और ये बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। इससे आपको मेरे वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिल जाएंगी।